जय हिंद दोस्तों, मैं राजन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट में। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। इसके बारे में हम थोड़ी बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम लोग चल देंगे अपने MCQ क्वेश्चन पे। ठीक है, आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ये सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। स्पेशल ये PCS की परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर UPSC और PCS की परीक्षाओं के क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर्स के पूछे या बताए जाएंगे आप लोगों को। और लेकिन क्वेश्चन कहीं के भी हो, तरीका अलग हो जाता है, वाक्य पॉलिटी तो सेम ही रहती है, बस क्वेश्चन का हेर फेर हो जाता है। इसलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद। बात की जाए केंद्रीय मंत्री परिषद की, तो आर्टिकल पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होता है। यानी बात की जाए मंत्री परिषद जो होता है वो बड़ा टर्म होता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, वो छोटा टर्म होता है। मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आ जाते हैं, राज्य मंत्री भी, उप मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। यानी मंत्री परिषद ये बड़ा गोला हो जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल ये छोटा गोला हो जाता है। आई बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो अपने कार्य करता है ना, राष्ट्रपति जो अपने कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन में ना एक, जो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार की शक्ति होती है, यानी राष्ट्रपति किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसकी ये पावर क्या छीन ली गई थी। और उसकी पावर जब ये छीन ली गई थी तो उसके बाद 44वां अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ? 44वां अमेंडमेंट कब हुआ? 1978 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो राष्ट्रपति की जो दोबारा पुनर्विचार की शक्ति छीन ली गई थी वो वापस उन्हें दे दी गई। ठीक है, सॉरी। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बात करें, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है ना मंत्री परिषद, उसकी जांच कोई भी न्यायालय द्वारा नहीं की जाती, की जा सकती। ये भी बात बोल रखी है आर्टिकल 74+2 में। आप लोग बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल 74 में बात कर रखी है कि जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है मंत्री परिषद द्वारा, उसकी जांच कहीं भी नहीं की जा सकती, उसकी जांच कोई से भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो वो लोकसभा के चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन कई बारी परीक्षाओं में पूछा गया, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है, प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं? तो आर्टिकल 75 के थ्रू करते हैं। कौन से आर्टिकल के करते हैं? आर्टिकल 75 के थ्रू करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, आगे बात की जाए, और जो सर दूसरे मंत्री होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है भैया? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब प्रधानमंत्री इन्हें सलाह देते हैं। अब जैसे हमारे आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप लोगों को बताएंगे मोदी जी। तो भाइयों और बहनों, आप राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए। ये क्या बोली होगी? उन्होंने ये बात बोली होगी किससे?
हमारे राष्ट्रपति जी से। ठीक है, राष्ट्रपति जी से जब बोली उन्होंने कि इन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनकी डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर नियुक्ति कर दी, उनकी डिफेंस मिनिस्टर पे तौर पर क्या कर दी, नियुक्ति। और भाइयों और बहनों, ये जो अमित शाह है, इसकी आप क्या करिए, होम मिनिस्टर के पद पे इसकी नियुक्ति कीजिए। अब जब होम मिनिस्टर पे के पद पर उनकी नियुक्ति करने को बोल दिए, तो जैसे ही जो जो वो बोलेंगे वो कर देंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति भी। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। क्यों करते हैं, क्योंकि हेड ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, आगे बात की जाए कि जो टोटल मंत्रियों की, जो प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो जनसंख्या है या संख्या कितनी हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित कुल प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 15% से अधिक नहीं। अब ये 15% किसका होना चाहिए, तो ये लोकसभा सदस्यों का। आज के मौजूदा देखे जाए तो 545 हो रखे हैं। ठीक है, तो इनका क्या होना चाहिए, इनका 50% होना चाहिए, इनका 50% होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% तो हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कौन से में जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी, तब ये बात जोड़ी गई थी हमारी 91 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लेकिन कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 12, क्योंकि राज्य में भी तो बनती है, राज्य में भी मंत्री परिषद या मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है ना, तो वहाँ भी कम से कम 12 होने चाहिए, इसी वजह से। और जो विधानमंडल यानी विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये राज्य का कॉन्सेप्ट है। और कम से कम 12 मंत्री होने ही चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री होने ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बात की जाए ना, तो जो जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी मंत्री हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मंत्री हैं ना, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि कब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। क्या राष्ट्रपति की वाकई इच्छा पर निर्भर करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की नहीं, प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री की। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर उन्हें बोलेंगे राष्ट्रपति को कि इन्हें इस पद से मुक्त कर दीजिए, तो वो क्या कर देंगे, उन्हें उस पद से हटा देंगे, उन्हें क्या करेंगे, उस पद से हटा देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करते हैं। ठीक है, ये भी बात हमारे आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में कही गई है। अच्छा, आगे बात की जाए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या कही है, यहाँ पे बात कही गई है कि लोकसभा के प्रति सभी मंत्रियों की, लोकसभा के प्रति सभी मंत्री परिषद की क्या होगी, सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई मंत्री, मान लो कोई मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वो मंत्री है, फिर भी वो राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होएगा, लोकसभा के प्रति। वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होएगा, लोकसभा के प्रति। आ रहा है समझ में। जैसे मान लो, इधर मैं एक रफ पेज लेता हूँ पहले। ये मान लो मोदी जी हैं, अब ये वाराणसी से चुनाव लड़ते थे, किसका, लोकसभा का, लेकिन ये हार जाते हैं। उसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री तो हमें बना नहीं है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। राज्यसभा का यानी संसद बना दिया हमने। अब राज्यसभा का संसद बना दिया, उसके बाद मोदी जी ने क्या ले ली, प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। अब बात की जाए कि अभी बताया आपने कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व होते, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते। तो अब मोदी जी जो हैं, संसद हैं कहाँ से, राज्यसभा से, लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री हैं, अब मंत्री हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक रूप से किसके प्रति होगी,
लोकसभा के प्रति होगी। किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोकसभा में बहुमत के आधार पर क्या तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। इसका यही कारण है कि मोदी जी राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही बात समझ में। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, आगे एक बात और बोल रखी है इसमें कि आर्टिकल 352 खंड 3 में, इसी में केवल कहाँ इस्तेमाल किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी में केवल अगर पूछे कि बताइए कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हम क्या बताएंगे? आर्टिकल 352 खंड 3 में। अच्छा बताइए कि संविधान में एक से अधिक बार मंत्रिमंडल का इस्तेमाल किया गया है, तो बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। क्योंकि संविधान में केवल केवल एक बार ही मंत्रिमंडल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे चलें। आगे बात चले कि सेंट्रल जो कैबिनेट सचिवालय होता है ना, उसका डायरेक्ट नियंत्रण यानी डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। प्रधानमंत्री के क्या होता है? अधीन होता है। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट क्या होता है? सचिव होता है। कैबिनेट सचिव होता है। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष भी होता है। आगे बात की जाए, अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन मैंने क्या बोला? अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है या या मुख्यमंत्री बनना है या राज्य का मंत्री बनना है, तो उसके लिए कम से कम यानी मैक्सिमम वो 6 मंथ तक प्रधानमंत्री के रूप में बन सकता है, 6 मंथ तक मंत्री के रूप में पद धारण कर सकता है। भले वो लोकसभा का सदस्य हो या ना हो, भले वो राज्यसभा का सदस्य हो या ना हो, भले वो विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, भले वो विधानसभा का सदस्य हो या ना हो, लेकिन अगर उसे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है या राज्य का मंत्री बनना है तो वो बन सकता है। भले वो लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ तक बन सकता है। उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसे क्या लेना पड़ेगा? किसी भी ना किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगर उसे सेंट्रल का मिनिस्टर बनना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य बनना होगा। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसकी सदस्यता यानी उसका मंत्री परिषद का जो पद है वो स्वतः खत्म हो जाता है। 6 महीने के बाद वो उस मंत्री के पद पर नहीं माना जाएगा। आगे चलें। अच्छा, बात की जाए जो मंत्री परिषद जो होते हैं, मान लो प्रधानमंत्री होते हैं, वो प्रधानमंत्री अपना त्याग किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और जो अन्य मंत्रियाँ होते हैं वो भी जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो गए, ये भी किसी अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है। जो संघीय मंत्रिमंडल होती है जो संघीय मंत्रिमंडल होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कौन अध्यक्षता करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। आर्टिकल 78 में बोल रखा है कि कोई संघीय प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य होता है तो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। और बात की जाए 15 अगस्त 1947 में, उस समय केंद्र में कितने मंत्रालय की संख्या हो रखी थी? 18। लेकिन आज की बात की जाए तो कितने हो गए? 52। तो इसी के साथ साथ ये मंत्री परिषद से जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं।
आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद का टॉपिक ये पूरा अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आते हैं, इसके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के क्वेश्चन आंसर। तो वही आपसे निवेदन रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपनी राय बताइए कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।